हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछली वीडियो गॉस की प्रमेय पर लिखी थी, जिसमें हमने इसकी गणितीय स्टेटमेंट लिखी थी। आप लोग जानते होंगे इसकी गणितीय स्टेटमेंट हमने क्या प्रूव की थी, फाई डी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में अपना प्रूव कर चुके हैं कि गॉस की प्रमेय प्रत्येक वर्ग पृष्ठ के लिए होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आज हम इसकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। इसमें इसका पहला अनुप्रयोग क्या है कि हम आज निकालेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई की एक समान अचालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर अनंत लंबाई की एक समान अचालक तार लेंगे और उसके निकट उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी होती है उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने शुरुआत में ही मान ले रहे हैं, माना स्मॉल एल लंबाई की एक समान चालक तार हमारी है। ठीक है, जिस पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से फैला, यानी कि हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एल लंबाई की एक अचालक तार मान लेते हैं। हमारी एक स्मॉल एल लंबाई की अचालक तार है जो कि क्या है, एक समान रूप से, मतलब इसकी चौड़ाई बिल्कुल छोटी बड़ी ज्यादा कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये समान होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से फैला, हम क्या करेंगे, इस पर प्लस क्यू आवेश को एक समान रूप से इस प्रकार से फैला दें। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु पर आवेश होता है, जब भी किसी वस्तु पर क्या होता है, आवेश होता है, तो आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस पर क्यू आवेश मान लिया। ठीक है, तो इसमें जो आवेश और लंबाई का जो अनुपात होता है, आवेश और लंबाई का जो अनुपात होता है, इसको हम बोलते हैं रेखीय घनत्व। ठीक है, तो हम मान लेंगे जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा, रेखीय घनत्व कैसे निरूपित करते हैं, हम लैम्डा से निरूपित करते हैं। ठीक है, रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, यानी कि जब हम एल लंबाई की किसी तार पर क्यू आवेश को वितरित करते हैं तो क्यू अपॉन एल का अनुपात ही रेखीय घनत्व के बराबर होता है। या अगर हम रेखीय घनत्व की परिभाषा देखें तो क्या होगी, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, अर्थात फैले हुए आवेश को भी क्या कहा जाता है, रेखीय घनत्व कहा जाता है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर, किसी भी तार की प्रति एकांक लंबाई पर फैले हुए आवेश को ही, जितना भी आवेश पर फैलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेखीय घनत्व कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसके चारों तरफ कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम ये करेंगे, माना इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, क्या मान लेंगे, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे। ठीक है, ये स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमें दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि हम गॉस की प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला, यानी कि इस तार के चारों तरफ जिस जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र हो सकता है उसको कल्पना करना है। तो क्या हो सकता है, आप लोग देखते हैं तार जो होता है ना, तार एक लंबा तार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र हो सकता है। उस पृष्ठ को कहा जाता है गाउसियन पृष्ठ। क्या कहा जाता है, गाउसियन पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का ही हम इसके तरफ एक चारों तरफ गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कुछ इस तरीके से बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को कल्पना करेंगे तो हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ बेलनाकार पृष्ठ, वो सिर्फ आर त्रिज्या का ही हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की यहाँ पर कल्पना हम करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस तार के चारों तरफ जिसमें विद्युत क्षेत्र हो सकता है उस क्षेत्र को हमने कल्पना कर लिया कि ये गाउसियन बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हमारा, हमने इसको मानना है क्योंकि हम गॉस की प्रमेय से इसको सिद्ध करने, यानी कि प्रूफ इसको निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये गाउसियन पृष्ठ क्या है हमारे, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, इसको गॉसियन लिख लो आप लोग, या गाउसियन लिख लो। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है,
पिछला कैसा पृष्ठ माना हमने? बेलनाकार माना है, क्योंकि एक तार के चारों तरफ एक बेलनाकार आकृति में विद्युत क्षेत्र हो सकता है, ऐसा हमने कल्पना कर ली। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम सबसे पहले ये लिखेंगे, माना तार के चारों और एक स्मॉल आर त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, जिसके कितने पृष्ठ होते हैं? अगर हम बेलन की आकृति को देखें तो बेलन की आकृति जो होती है उसके लगभग अपने 3 पृष्ठ होते हैं। अगर हम कौन खोलें, देखिए बेलन की आकृति को अगर हम काटें तो उसके लगभग 3 पृष्ठ कुछ इस प्रकार से खुलते हैं। अगर मैं बेलन को यहाँ बीच से काट दूं तो लगभग उसके 3 पृष्ठ आ जाते हैं। 3 पृष्ठ कैसे? एक तो ऊपर वाला गोलाकार ये वृत्ताकार भाग ऊपर वाला, एक नीचे वाला वृत्ताकार भाग, और एक होता है अगर मैं इसको बीच से काटूं तो अगर इसको खोलते हैं हम एक पेपर को शीट के रूप में, मान लिया हम एक बेलन को मोड़ते हैं उसको बीच से काट के देखें तो इसकी आकृति आती है एक आयत की आकृति में आ जाता है। यहाँ पर 3 पृष्ठ हुए उसकी जानकारी। एक बेलन हमारी 3D शेप है, बेलन एक 3D शेप है। अगर उसको हम इसके पृष्ठ को अगर हम देखें तो उसके 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं और एक क्या होता है ये वाला पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ उसको, नीचे वो आयत के रूप का होता है। ठीक है, उसको काटें। यहाँ पर हमारे 3 पृष्ठ हैं, तो हमें करना क्या है? हमें गॉस की प्रमेय लगानी है, और गॉस की प्रमेय भी हम याद होगा आप लोगों को, गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध कर चुके हैं हम। गॉस की प्रमेय निकालने के लिए सीधे क्या निकालते हैं? विद्युत फ्लक्स फाई निकालते हैं, जो कि हम पहले भी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, इस पृष्ठ के चारों तरफ इसके कितने पृष्ठ हमने माने? 3 है, 1 2 और 3, 1 2 3 ये वाले। तो हम तीनों के लिए अलग अलग विद्युत, ये हमने जो विद्युत फ्लक्स निकाला था, इस विद्युत फ्लक्स को तीनों पृष्ठों के लिए निकाला। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की आप लोग परिभाषा जानते हैं क्या है? विद्युत फ्लक्स हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। विद्युत फ्लक्स हमें क्या करना है? सबसे पहले इस बिंदु P पर अगर हम विद्युत फ्लक्स निकालें तो यहाँ पर हमें एक लघु अवयव लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या था? हमने एक लघु क्षेत्रफल लिया था dA। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लघु क्षेत्रफल dA ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पृष्ठ पर, जिस बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाल दिया वहां पर एक छोटा सा लघु अवयव क्या ले लेंगे? dA ले लेंगे, और हम इस लघु अवयव dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। आइए समझ में। ठीक है, इस लघु अवयव dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ हमने यहाँ ले लिया वक्र पृष्ठ पर, एक लघु अवयव हमने इस लघु पृष्ठ पर ले लिया, यहाँ पर आयत पर, बाकी 2 लघु अवयव क्षेत्रफल के हम कहाँ लेंगे? एक लेंगे हम इस वृत्ताकार वाले भाग ऊपर, और एक हम वृत्ताकार ये जो नीचे वाला भाग है इस पर लेंगे हम। तो हमने यहाँ पर कितने लघु अवयव ले लिए? 3 लघु अवयव ले लिए dA। यहाँ पर भी हम dA ले लेंगे। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा निकालनी होती है, लगानी होती है, और विद्युत फ्लक्स की जब हम परिभाषा लगाते हैं तो उसमें dA जरूर आता है। ठीक है, खाली हम इसमें सिर्फ एक ही बारी में पूरे पृष्ठ के लिए नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों अलग अलग पृष्ठों, यानी 2 वृत्ताकार पृष्ठों और एक आयताकार पृष्ठ के लिए अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाते हैं और इन तीनों के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा उनको हम निकालेंगे। कौन कौन से तीनों के कारण? नंबर 1 इस वृत्ताकार भाग के कारण, फिर इस वाले वृत्ताकार भाग के कारण, और ये वक्र पृष्ठ के कारण। ठीक है, तीनों फ्लक्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो वही संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? वो हमारा बराबर किसके होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जिससे हम आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर वाले पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ और नीचे वाले वृत्ताकार पृष्ठ, तीनों में विद्युत फ्लक्स को मान लेंगे। क्या माने? ये 3 पृष्ठ हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले वाले पृष्ठ जो हमारा ऊपर है इसकी विद्युत फ्लक्स को हम φE1 या φ1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? φ1। इस वाले पृष्ठ को हम यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है हमारे, इसको हम φ2 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम φ3 मान लेते हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे हम, तो हमारा कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा उसको भी हम यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे अब यहाँ पर लघु अवयव dA से होकर
गुजरने वाला विद्युत क्या हुआ है, इसको हम लिखेंगे डी फाई ई, क्या लिखेंगे डी फाई। तो हम हमारे पास तीन लघु अवयव डीए डीए और डीए तीन है, तो तीनों के लिए हमारा क्या होगा, लघु अवयव डीए, तीनों के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये होगा हमारा डी फाई वन प्लस डी फाई टू, डी फाई वन प्लस डी फाई टू प्लस डी फाई थ्री, क्योंकि लघु अवयव हमने तीन जगह लिए हैं, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, और तीनों का फ्लक्स फाई वन फाई टू और फाई थ्री है। तो कुल लघु अवयव डीए के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ए बराबर डी फाई वन प्लस डी फाई टू प्लस इसको हम डी फाई थ्री ले, ठीक है। और तीनों की डेफिनेशन हम अलग अलग लगाते हैं। देखो क्या आएगा यहाँ पर, हम देखें तो ये डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे हम, तो डी फाई वन कैसे निकलेगा, और इसको देखेंगे डी फाई वन फॉर्मूला आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ई डॉट डी, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये तो डी फाई वन की वैल्यू इस तरीके से दूसरे के लगाएंगे, उसमें भी लिखेंगे ई डॉट डी ए, इसको और तीसरे वाले के लिए लिखेंगे ई डॉट डी, ठीक है, ई डॉट, ओके। नाउ इसको हम कैलकुलेट करते हैं ई डॉट डी ए, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए cos थीटा का यूज करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे ई डी ए cos थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले प्रश्न के लिए हम थीटा देखें, अगर पहले वाला ये हमारा लघु अवयव डी ए, तो इस पर अगर हम देखें कि ई और डी ए के बीच में कोण कितना होगा, तो उसको लिख लेते हैं। ये हमारा लघु अवयव क्षेत्रफल है, बिल्कुल ये वृत्ताकार पृष्ठ पर हमने छोटा सा पृष्ठ लिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सजाए यहाँ कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी, क्षेत्रफल सदिश डीए की दिशा होगी ऊपर की ओर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा क्या होगी, डीए की दिशा तो हम ऊपर दिखा चुके हैं, ई की दिशा क्या होगी, अगर यहाँ पर हमने परीक्षण धनावेश मान लें तो ये परीक्षण धनावेश ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इस परीक्षण धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, प्लस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश हम मान लें, ठीक है। यहाँ पर ई की दिशा क्या हो जाएगी, ई की दिशा प्लस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, तो ई की दिशा कहाँ होगी, इधर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस बिंदु पर जहां पर हमने लघु अवयव माना है, ठीक है। तो यहाँ ई और डीए ऊपर की ओर है, ई इस साइड है, तो दोनों के बीच कोण कितना का है, 90 डिग्री। तो हम सीधे लिख लेते हैं जो फ्लक्स फाई वन है उसके लिए जो कोण होगा वो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार जब हम फाई टू निकालेंगे, ये फाई टू की वैल्यू मेरे, जब हम फाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें ये क्षेत्रफल हमने कॉर्नर पे लिया है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीए की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों में ई और डीए की डायरेक्शन को अगर हम दिखाएं इस बिंदु पर, बिंदु पी पर जहां पर फ्लक्स फाई टू है, ये कितना होगा, दिशा क्या होगी ई की, ये होगी, और डीए की दिशा भी समान होगी, ये ध्यान रखें, डीए की दिशा भी क्या होगी इसमें समान, वो क्यों, उसका कारण है देखो, क्षेत्रफल सदिश जो है वो बाहर की ओर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, हमेशा पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होता है बाहर की ओर, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। और ई की दिशा देखने के लिए हमें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की ई की दिशा देखनी है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम परीक्षण धनावेश क्यू नॉट यहाँ मानते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू नॉट का करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ई की दिशा यहाँ ही होगी। तो इस बिंदु पर यहाँ पर जो फ्लक्स है वहां ई और डीए के बीच कोण कितना होगा बेटा, ये वाला कोण 0 होगा, कितना होगा, डीए cos 0, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ नीचे की ओर जहां पर फ्लक्स फाई थ्री हम निकाल रहे हैं, यहाँ ई और डीए की क्या दिशा होगी, तो ई की दिशा और डीए की दिशा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमने पृष्ठ लिया है ये नीचे की ओर लिया है, तो ई की दिशा क्या होगी, डीए की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर होगी, डीए की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर होगी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ ताकि चित्र साफ दिखाई दे, ठीक है। ये नीचे की ओर होगी, किसकी दिशा, डीए की दिशा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ ई की दिशा क्या होगी, यहाँ पर अगर हम ई को देखें, यहाँ पर परीक्षण धनावेश प्लस क्यू नॉट रखे देखें, तो ये प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू नॉट फिर से प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा किसकी हो जाएगी, ई की दिशा हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम देखें ई और डीए के बीच में कितने कोण बनेगा, देखो डीए नीचे की ओर है, ई इधर है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ई डीए cos 90 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री आ जाएगा, समझ में आ गया। तो बताइए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आने वाली है, डी फाई ई
बराबर EDA cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। cos 90 आप लोग जानते हैं ये वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगी प्लस ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके नहीं आएगी EDA बिकॉज़ cos 0 की वैल्यू कितनी आती है 1। और इसी प्रकार यहाँ भी cos 90 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज़ cos 90 डिग्री क्या होता है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है यहाँ पर d फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी d फाई बराबर आ जाएगा हमारा EDA के बराबर। ठीक है ये हमारा फ्लक्स निकला इन तीनों लघु अवयवों के कारण जिसमें से दो तो जीरो हो गए बस ये वाला बचता है DA के कारण विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर EDA लघु क्षेत्रफल अवयव के कारण। अब हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करना है संपूर्ण के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं गॉस की प्रमेय हम सिद्ध कर चुके हैं जब उसमें हमने गॉस की प्रमेय में विद्युत फ्लक्स निकाला था जिसको हमने समाकलन निर्देशक किया था। तो यहाँ भी हम समाकलन निकालेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा इसको हम d हटा देते हैं होता है फाई E याद होगा आपको पिछली वीडियो में हम समाकलन का यूज करते हैं E DA। ठीक है क्योंकि इस बार हम E निकाल रहे हैं पिछली बार हमने E की वैल्यू रखी थी गॉस की प्रमेय जब सिद्ध किया था। इस बार E निकाल रहे हैं तो E को हम बाहर निकालेंगे सिर्फ DA का समाकलन करेंगे। ये वैल्यू कितनी आएगी अगर हम DA का समाकलन करें तो E को अगर मैं बाहर निकालूं E को मैं बाहर निकालूं समाकलन करूं DA का कितना है अगर देखो E को हम ऐसे लिख देते हैं। अगर हम समाकलन DA यानी कि पूरे के पूरे पृष्ठ का करें अभी हमने पृष्ठ यहाँ पर लिए तो 0 कर दोनों यहाँ पर अगर हम देखें इस पृष्ठ का पूरे संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन करें जैसे हमने वहां बोलेगा समाकलन किया था तो DA की वैल्यू समाकलन DA की वैल्यू 4πr² के बराबर है आप पिछली वीडियो में देखिए। पर अब यहाँ पर हमारे पास जो पृष्ठ है वो कैसा है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है ये आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πrh होता है जहां h ऊंचाई होती है पर हमने h ना लेकर क्या लिया है इसको इसकी लंबाई को l लिया तो यहाँ पर इसका समाकलन जो आएगा वो आएगा 2πrl के बराबर। ठीक है तो यहाँ से हमारा फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है फाई बराबर 2e into 2πr। ठीक है इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और गॉस की प्रमेय लगाएंगे क्योंकि हम गॉस की प्रमेय से इसको निकालने वाले हैं तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे गॉस की प्रमेय द्वारा क्या लिखेंगे गॉस की प्रमेय द्वारा क्या है गॉस की प्रमेय आप लोग जानते हैं फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन इसको समीकरण 2। ठीक है क्योंकि हम गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं समीकरण 1 से हमने फाई की वैल्यू निकाल दी और समीकरण 2 से निकाल दी। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो क्या आएगा समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों को कंपेयर करो समीकरण 1 और 2 को फाई बराबर e into 4 2πr है और यहाँ फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन के इनके दोनों वैल्यू को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों विद्युत फ्लक्स हमने निकाले हैं दोनों पृष्ठ के लिए। ठीक है क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए सिद्ध होती है तो ये भी हमने बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय लगाई बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला वो भी हमने बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला दोनों वैल्यू क्या रख लेंगे हम बराबर रख लेंगे। तो e into 2πrl को हम बराबर रखेंगे किसके q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से हम क्योंकि e निकालने वाले हैं बाकी वैल्यू जो मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगी डिवाइड में जाएंगे तो ये आएगा q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r सीधे लिख देते हैं इसको 2π एप्सिलॉन नॉट को साथ लीजिए और r ठीक है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम q अपॉन l। अभी हमने देखा q अपॉन l किसके बराबर था अभी हमने यहाँ लिखा था कि रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर q अपॉन l होता है। ठीक है तो q अपॉन l को हम यहाँ क्या लिख देंगे लैम्डा लिखेंगे q और l का जो अनुपात है इसकी जगह हम लैम्डा लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना आने वाली है लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r के बराबर आएगा। ठीक है तो ये हमारा जो फॉर्मूला आएगा इसका फॉर्मूला आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी इसके कारण एक अनंत लंबाई की एक समान अचालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गई हमारी लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो किस प्रकार लिख सकते हैं E बराबर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/4π एप्सिलॉन नॉट इसको हम 2 लैम्डा अपॉन r भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपको याद रखनी है। ये डेरिवेशन जो है ये अनंत लंबाई की अगर हम एक समान चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये कैसे आ गया यहाँ पर तो 2 था तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा
कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग अर्थात गॉस की प्रमेय का को लगाकर हमने क्या निकालना सीखा, अनंत लंबाई की एक समान अचालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कितनी आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E = 1/4 लैम्डा अपॉन आर, जहां लैम्डा क्या है, रेखीय घनत्व है। किसका रेखीय घनत्व है, इस तार का रेखीय घनत्व। ठीक है, रेखीय घनत्व मतलब जो कि मैंने अभी बताया गया था कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को भी रेखीय घनत्व कहा जाता है। और ये डेरिवेशन गॉस की प्रमेय और उसके साथ में ये कंबाइन होकर आ जाती है एग्जाम में, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हमारे बोर्ड के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो गॉस की प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग पर आएगी, जिसमें हमने गॉस की प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग को सीखना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से टैली कर लेंगे। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट कर सकता है, कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन हो, या किसी बच्चे को अगर किसी और अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट में कर सकता है, कमेंट में सेंड कर सकता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, और आगे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं आप लोगों तक और अच्छी इस तरीके की वीडियो बनाकर भेजता रहूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि अब हमारा जो ये वीडियो आएगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको, या आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, गुड बाय।